मेरी शादी हो गई, जैसे ही मेरी विदाई हो गई, मेरे घर वालों को ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंका है उन लोगों ने। मुझे भर के वहां पे बिठा दिया था। मैं यहाँ पे आके उसको फोन कर रही हूँ, मेरे नंबर, सब लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं भाग भाग के, आपको नहीं पता 2010 से जो लीगल प्रोपोगंडा चल रहा है ना मेरे खिलाफ, मेरे वकील, उसका वकील, पुलिस वाले, करप्ट, भ्रष्टाचारी, नीच लोग, ये सब मिलके मजे ले रहे हैं मेरी इनोसेंस। नई दुल्हन घर में गई है शादी करके, शादी वाले घर में, पति के घर में, ये बगैर जिन लोगों के हाथ में दी, वो नीच खानदान जो हमारे समाज का ही बोल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगले वीडियो का कंटिन्यूटी मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई और मैंने उनके खिलाफ ये जो बिचौलिया फैमिली है, जो बीच वाली मीडिएटर, गंदी हरकत और बिल्कुल ही लीचड़ खानदान है, जिनके हाथ में मैंने और मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी, क्या होती है आगे की, इतनी बड़ी जिंदगी होती है, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कुछ सवाल जवाब किए बगैर जिन लोगों के हाथ में दी, वो नीच खानदान जो हमारे समाज का ही बोल रहा है और मुझे अपनी बेटी बना रहा है। उसकी बेटी जो भाग गई थी ना घर छोड़ के, उसके सारे अरमान उन लोगों को मुझ पे निकालने हैं। तो उन लोगों ने मेरी शादी ऐसे जाहिल, गवार, इतने ब्रूटल और इतने हरकट फैमिली में, उससे भी ज़्यादा हरकट फैमिली, उससे भी ज़्यादा लीचड़ फैमिली, उससे भी ज़्यादा घटिया, उससे भी ज़्यादा एंटी सोशल, इररिस्पॉन्सिबल परिवार में एक साइको के साथ, एक हिंसक जानवर के साथ मेरी शादी करा दी। आप सोचो, वो लड़की जो मतलब किसी के सामने आंख तक ऊंची नहीं कर सकती है, फूल जैसी मैं, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी गाइस। इनफैक्ट आज से मैं अभी 2 साल पहले तक की बात करूं, चलो 2 साल से तो मैं फिर भी, मेरे ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर, मुझे इतना 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 हरास किया जा रहा है हर तरीके से। मेरा सब कुछ, मैं जितना खड़ा करूं वो सब लूट रहे हैं ये पुलिस और वकील। तब पिछले 2 साल से मैं लिख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी मम्मी भी इस दुनिया से चले गए। तब दुनिया के और रंग दिखे मुझे, और घटिया रंग दिखे समाज के, दुनिया वालों के, गंदे लोगों के। उसके बाद से मैं थोड़ा बोल रही हूँ, समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से सोचना चाहिए, और मैं मेरे अनुभवों से अब यहाँ से सोच भी रही हूँ कई बार, पर फिर भी अभी भी मैं ठोकरें तो खा रही हूँ गाइस, सीख रही हूँ। तो ऐसे खानदान में किया, साइकिक इंसान, जो फैमिली ने शादी के वक्त उनके बारे में जो भी बात बताई थी ना, उसमें से 1% भी सही नहीं है, और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जब मुझे जैसे जैसे वहां पे पता चलता उनकी सच्चाई, वैसे वैसे मैं अंदर से इतना टूटती, मैं इतना टूट जाती थी। पर मेरे पास वहां पे था कौन? यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मेरी भाषा कोई नहीं समझ सकता, ना मुझसे कोई बात करता है, ना मेरे पास अपना कुछ है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे पहुँची शादी के बाद, तो कुछ दिनों तक, समझो कि 12 से 15 दिन या शायद 17 दिन, 15 दिन से भी ज़्यादा हुआ था शायद, उस दौरान नई दुल्हन घर में गई है शादी करके, शादी वाले घर में, पति के घर में, मेरे पास 2 या 3 पैर कपड़े थे, जो मैंने एक नाइट सूट यहाँ पे रात को पहना था, विदाई के बाद की रात को। एक सूट मैं लेके गई थी जो पहन के मैंने ट्रैवल किया था, वो था मेरे पास, और एक साड़ी, जो साड़ी में उन लोगों ने मेरा जो रस्म होता है ना शादी के बाद का, पगफेरे का रस्म, एक्चुअली वो नहीं होता है, पर ये जो संजय है ना, उसकी लीचड़ फैमिली को जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना था,
दूसरे दिन सुबह उठ के विदाई करके मैं रात को 10 बजे पहुंची हूँ गाइस, और सुबह 5 बजे मेरी पगफेरे की रस्म की है उन लोगों ने। आप सोचो, वो रात और वो दिन, मतलब शादी हुई, जब से एंगेजमेंट हुई, बात चली, तब से शादी, विदाई और दूसरा दिन तक मैंने एक सांस नहीं ली है, ना मैंने मेरे हस्बैंड को आंख भर के अभी तक देखा भी है, उसका चेहरा भी तक देखा नहीं मैंने। मेरी आंख शर्म से ऊंची नहीं हो रही है। मैं इतने अजीब जानवर किस्म के घर में मैं फंस गई थी। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस मतलब जो पार्ट्स थे उसमें, कि वो जाहिल इंसान का बिहेवियर शादी के बाद मैंने क्या देखा, वो सब अभी तो मैं क्या समझू, समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे पगफेरे की रस्म उनके घर पे कराई है, मेरे मम्मी के घर पे नहीं कराई, मेरे माँ बाप के घर पे नहीं कराई। मेरी माँ को मैंने चेहरा देखा भी नहीं है, मुझे वो कहीं पे दिख नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हो गई, जैसे ही मेरी विदाई हो गई, मेरे घर वालों को ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंका है उन लोगों ने। चलो तुम्हारा काम खत्म, मैं उनकी प्रॉपर्टी हो गई, अब वो मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने जब उनकी कंप्लेन करनी चाहिए तो 2010 से जो मेरी एप्लीकेशन थी ना, मुझे लीगल साइड से गाइस, मतलब मैंने जब मुझे खुद का होश नहीं था, मेरे पाँव नीचे ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, ना पैसा था, ना कपड़े मैंने जब यहाँ पे आके वो बैग खोल के देखा, फटा हुआ एक बैग दिया था, इतना सा समझो, इतना सा बैग था, उसके अंदर 2-3 पैर जो कपड़े रखे थे ना, वो फटे और अलग अलग कपड़े भरे थे, जो मैंने निकाले और देखा तो मैं वो पहन नहीं सकती थी, वो कपड़े पहनने लायक थे ही नहीं। ऐसे कपड़े उसने मुझे भर के वहां पे बिठा दिया था। मैं यहाँ पे आके उसको फोन कर रही हूँ, मेरे नंबर, सब लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं भाग भाग के, आपको नहीं पता होगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रो रो के, मैं मांग नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने जब से छोटी थी तब से मांगने की सिचुएशन कभी आई ही नहीं। मम्मी और पापा ने इतना लाड से, इतना फूल के जैसे मुझे संजोया था, मुझे मेरे मांगने से पहले ही चीज़ें आ जाती थी। मेरा अगर चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ देखते या ऐसा कुछ देखते, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एप्पल खाना है, तो मेरे पापा 10 फ्रूट और ला के रख देते थे। सिर्फ एप्पल क्यों खाएगी, ये खा, अभी इसका सीजन है, खा, ये तुझे अच्छा लगेगा, खा, ये तुम्हारी दोस्त को पसंद है तो तुम भी खाओ, ऐसे करके के 10 चीज़ें ला के रख देते थे। अगर मुझे लगे कि पापा आज मुझे ये संडे को मुझे नया कपड़े पहनना है, संडे क्यों सिर्फ पहनेगी, मैं सैटरडे को भी भेज दूंगा। फ्राइडे नाइट्स को मेरे नए कपड़े 3 पैर आते थे जब मैं एक मांगती थी। तो मांगना और कंप्लेन करना मेरी लाइफ में था ही नहीं, जगह ही नहीं थी, ना मैंने सीखा, ना मैंने कभी किया। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों का इन लोगों ने अभी 2010 से जो लीगल प्रोपोगंडा चल रहा है ना मेरे खिलाफ, मेरे वकील, उसका वकील, पुलिस वाले, करप्ट, भ्रष्टाचारी, नीच लोग, ये सब मिलके मजे ले रहे हैं मेरी इनोसेंस का। और 8 साल तक तो गाइस मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं एग्जैक्ट 8 साल नहीं बोल सकती थी, वो पता तो अभी भी नहीं चल रहा है। जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, जैसे जैसे किसी केस के पेपर्स निकाल रही हूँ, कुछ मेरे हाथ में आ रहा है, मेरी जर्नी को पीछे जाके जब मैं विजिट करती हूँ कि मेरे साथ अच्छा ये हुआ, इन लोगों ने ऐसा बोला था, तब मैं चीज़ों को कैलकुलेट करती हूँ, उसको समझती हूँ, तब पता चल रहा है। 8 साल 9 साल तक तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि मैं इतने डिप्रेशन में थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि मैं वकील को पैसा दूंगी और वो मेरा काम करेगा। पैसे के लिए मुझे कुछ भी करके उठ के ढूंढना है, करना है, जो भी काम मिले करूं। और मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं आपको बताऊंगी, मेरे घर में मेरे माँ बाप ने अगर वो चीज़ सुनी होती या देखी होती तो वो तभी के तभी मर जाते।
पर मुझे वो भी उनको बिना बताए, सॉरी गाइस मेरी आवाज़, मैं उनको बिना बताए ये सब करती रही और मुझे वहाँ से जो भी पैसा मिलता था, जितना मिलता था, समझो मुझे 7,000 मिला, मुझे 8,000 मिला, मुझे 5,000 मिला, सब 1 रुपया निकाले बगैर मैं वकील को ठूस के आती थी कि सर ये लो उसको बुलाओ, ये लो उसको बुलाओ, ये लो उसको बुलाओ। ऐसा 9 साल तक, 10 साल तक चला है गाइस। 10 साल के बाद 2020 में कोविड आया। उस वक्त मैं इतनी टूटी हुई थी, मतलब मैं हर बार आपको बताऊंगी कि मैं टूटी हुई थी गाइस, क्योंकि ये हर बार मेरे साथ हुआ। पहले तो शुरू में जब मैं आई, मुझे 1.5 साल तक ये सब चीज़ें, ये लोग प्रोपोगंडा, पाखंड, नई मेरे साथ ये लोग जो बोलते हैं ना प्रोपोगंडा, हर जगह से करके रखा था। वो सब चीज़ों को मुझ पे दबाव ये कह के बनाया जाता था कि तुम तो सीता का अवतार हो, सीता माता ने भी बहुत सहा है, अग्नि परीक्षाएं दी है, तो तुम तो क्या हो। आपको ये बात सही भी लगेगी, कुछ लोगों को शायद सही लग सकती है ना, पर ये सब प्रोपोगंडा होता है आपको, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को अपसेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप कुछ सोच ही ना पाओ। मोरल दबाव बोलते हैं इसको, मोरल प्रेशर बोलते हैं, आप पे रिलीजियस प्रेशर बनाना बोलते हैं इसको। आपको, इंसान को वो हाल में डाल देते हैं कि उसको कुछ समझ ना आए कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये समझता रहे कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा नसीब है और ये ही मेरी किस्मत है जो भगवान ने लिखी है। बाकी सब लोग यहाँ जो भेड़िए अपना मांस नोच रहे हैं ना, उनकी कोई गलती है ही नहीं। तो तुम वो भगवान को पागल बन जाओ, अंधभक्त बन जाओ, उनकी जो समझा रहे हैं उनकी, वो आपके स्ट्रेट भगवान बन जाएगा। और वो जो बोलेगा, आपका तमाशा बनाएगा, वो मज़े लेगा अंदर से, और आप रोओगे, बिलखाओगे, आप खून के आंसू रोओगे, आप तड़पोगे। ये सब देख के जो लोगों ने आपका मांस नोच लिया है ना, ये भेड़ियों ने, सबने मिल के मेरा और मेरी मम्मी को इतना तंग कर दिया था, मेरी माँ को गाइस, के मेरी मम्मी का तो लिटरली बॉडी में से खून, वो पहले ही नहीं खाती थी। मैं जब से आई थी ना वो सोच सकती थी ना खाती थी, मैं कुछ बताती, वो मुझे हर बार एक ही, तो मुझे कुछ बताती नहीं, बताना क्या हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो। पर गाइस मुझे जो पता चल रहा था वो 10% भी नहीं था, 90% तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 10% भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चलने के थोड़े लायक थी, मैं देखने के थोड़े लायक थी, पर मुझे यहाँ से ब्लाइंड किया जा रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ से तोड़ा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे पैसों से, पॉकेट से नोचा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया था इन लोगों ने, उनका खिलौना, कि मैं रोऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं वो बुलाएंगे तो मैं पोपट के जैसे, तोते के जैसे, वो जो पूछेंगे वो सब मैं उनको बताती जाऊंगी। मेरे घर में कौन है, क्या हो रहा है, कौन कितना कमाता है, ये कमाता है, वो, बस ये ही प्रोपोगंडा चला मेरे साथ। मेरी मम्मी ने जिंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लिया। मेरे पापा सबको देते थे, तो लेने की बात नहीं। उन्होंने अपने सारे गहने बेच के मेरे डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कराई। मुझे क्योंकि मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे वकीलों से मिलना है, इन लोगों का कंप्लेन करना है, मैं इस सब के पीछे पागलों के जैसे पूरा दिन लगी रहती थी। एक दिन मुझे सांस लेने के लिए इन लोगों ने 1 मिनट के लिए फ्री नहीं छोड़ा था। इतना प्रोपोगंडा। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो मैं वहां 1 हफ्ते तक, सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक वो लोग थक ना जाए तब तक मुझे नोचेंगे, मुझे मेंटली नोचेंगे, मुझे इमोशनली नोचेंगे, मुझे रुलाएंगे, मेरा खून चूस लेंगे। ये चला था। घर पे मेरी मम्मी पे क्या बीतती होगी,
एक माँ पे उसकी जवान बेटी पुलिस स्टेशन में जा रही है, वकीलों के चक्कर काट रही है, कोर्ट के नाम से निकल रही है, रात तक नहीं आती है, 10 बजे तक, 11 बजे तक कभी नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग जब तक वो लोग डन ना हो जाए ना तब तक मुझे वो छोड़ते नहीं थे। मैं ऐसे बैठी रहती थी, रोती रहती थी, बैठी रहती थी, रोती रहती थी। इतना गंदा माहौल कर देते थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं पुलिस में जब मैंने उनकी कंप्लेंट की तो पुलिस वाले ने ये लिखा कि भाई ये लोग तो दानवीर है, बहुत महान है, इन लोगों ने एक गरीब लड़की की शादी कराई है। भिखारी मेरे घर में आके 6 महीने तक मेरी माँ का, मेरे पापा का सब कुछ ठूसा है, सुबह से रात तक मेरे पीछे पीछे भिखारी कुत्ता, वो नंदलाल साला हरामी नीच लिच्चड़ कुत्ता कमीना भड़वा मेरे पीछे पीछे। मैं कॉलेज जाती थी जब एक लोफर मवाली हरामी जैसे कुत्ते लड़कियों के पीछे जाते हैं ना, वो एकदम वल्गर लोग, वैसे ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा रहता था। मेरे कॉलेज के दरवाजे के अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो लेडीज कॉलेज थी, वो गर्ल्स कॉलेज थी, वरना उसका चलता तो वो वहां पे भी आके खड़ा रह जाता। जब जैसे ही मैं बाहर निकलती ये बुढ़ा मेरे सामने ऐसे आके खड़ा रहता था, बेशरम। 20 साल की लड़की हूँ, मेरे पापा की अब भी डेथ हुई है, घर में माहौल इतना खराब है, और ऊपर से इन लोगों ने मेरे पीछे, क्योंकि बड़ों के साथ तो मैं नहीं बैठूंगी, जेंट्स के साथ तो मैं नहीं बैठूंगी, मैं बच्ची हूँ, या तो मैं किचन में होंगी, और एक जवान लड़की है, मेरी माँ ने मुझे ऐसे जल्दी किसी के सामने जाने नहीं देते हैं ना, कोई भी सभ्य परिवार हो वो, तो मैं कभी ऐसे लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आई नहीं, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं कभी। ये लीचड़ फैमिली जो मीडिएटर संजय की, ये सब लोगों को मेरे नाम से बोल रहे हैं कि तुम लोग ये घर पे और इन लोगों के साथ, मेरी और मेरी मम्मी के साथ, हमारे घर वालों के साथ रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेंगे, हमारा जो भी हो हम डिसाइड कर लेंगे। ऐसा मैं बोल रही हूँ, अब मैं जवान हो गई, मुझे ये सब बात अभी भी नहीं बोलनी आती। आई एम 40+, तब तो बहुत दूर की बात है, ये सब बात मुझे अभी भी बोलनी नहीं आती है। मैं किसी को ऐसे मुंह पे नहीं कर सकती हूँ इंसल्ट, वो मेरे संस्कार में ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर सामने वाला गंदा है ना तो मैं उसको एक बार बोल देती हूँ कि गेट आउट और शट अप, इससे ज़्यादा तो मैं बोलती ही नहीं हूँ। नंबर और फ़ोन मीडियम हो तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जब तक उसने यहाँ तक उंगली नहीं की तब तक मैं नहीं बोलती हूँ। उस वक्त तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो मुझे मेरी मम्मी के चेहरे के अलावा कुछ नहीं दिखता था, ना मेरी मम्मी को मेरे चेहरे के अलावा। हमको होश ही नहीं था। हमको खाना देते हैं कोई, नहीं देते हैं 2-2 दिन 4-4 दिन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम इतने डिप्रेस्ड कंडीशन में थे, इतने पापा को मिस कर रहे थे, हमारी दुनिया सुनी हो चुकी थी गाइस। ये भिखारी फैमिली अपना यहाँ से यहाँ तक का जोर, अपना पूरा खानदान 50 लोगों का, फेक ज्योतिष, फेक कैमरामैन, फेक भाभिया, फेक भाई, फेक चाचा चाची, काका काकी, सब कहाँ गए पता नहीं। शादी के दूसरे दिन से मैंने किसी को नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, 20 साल से ऊपर हो चुका है, नहीं देखा। जब भी कोई आता है तो नया ज़मीन से निकलता है, मैं इसका भाई हूँ, ज़मीन से निकलती है, मैं इसकी माँ हूँ, इसकी बहन हूँ, इसकी भाभी हूँ, पर जो तब थे ना वो कोई नहीं दिख रहा है। वो लोग महान है। पुलिस ने लिखा बेचारी गरीब का, क्योंकि मैं और मेरी माँ उनके घर में कैद थे, हम 2 लोग, तो हम गरीब हो गए। उन लोगों ने बांध के रखा, हमको अरेस्ट करके रखा, मेंटल टॉर्चर करके रखा,
हमारे किसी सवाल का जवाब ना देके हमको ह्यूमिलिएट कर करके रखा। वो लोग महान हैं, ऐसा पुलिस ने लिखा। पुलिस को दिखाई नहीं दिया हमारा घर क्या है, उसको नहीं दिखाई दिया। उसको क्या लगा रोड के झुपड़पट्टी में हम सो रहे थे। पुलिस वालों को एड्रेस पता नहीं चलता, पढ़ना लिखना नहीं आता। पूरी भरी पूरी सोसाइटी है 300 बंगलों से ज्यादा की, जहां पे मेरे माँ बाप का घर है। और वो पूरे एरिया में सबसे ज्यादा चर्चित फैमिली होती है ना, उसमें से एक फैमिली मेरे माँ बाप की और मेरी। पापा की तो गुडविल थी ही, शुरू से मेरी भी रही है, क्योंकि मैं आर्ट में डांस में बहुत अच्छी थी गाइस। घर घर से अगर मैं गली से निकलूं ना तो लोग खिड़कियों में से झांकते थे सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी बात करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा मम्मी की गुडविल इतनी थी। मुझे परेशान तो बहुत दूर की बात, आंख उठाना बहुत दूर की बात, पीछे से देखते होंगे। किसी की हिम्मत ये ऐसा वैसा करने की या सोचने की नहीं होती थी, इतनी गुडविल थी। और ये भाड़े के टट्टू नीच भ्रष्ट पुलिस वालों ने लिखा, कमीनों ने। मैं उनके सामने जिंदा लड़की खड़ी हूं, मेरी पर्सनालिटी देख के, मेरे कपड़े देख के, मेरा लैंग्वेज देख के उनको समझ नहीं आ रहा है कि भिखारी कौन है। वो खानदान जिसके मुंह से गंद के अलावा नंगी बातों के अलावा कुछ नहीं निकलता, उनको महान बना दिया। एक और बात बताती हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है पर ये बात बताती हूँ। वो बुढ़ा जो 2.5-3 महीने में वहां पे रखी हूँ ना, सॉरी गैस पानी पीना पड़ेगा। वो बुढ़ा घूसट, उसकी एज 70+ होगी गाइस। वो मैं इतनी शर्मीली, हमारे घर में मेरी बहन हो या भाई हो, मेरे कजिन्स हो या मेरी मम्मी हो, हमारे बीच कभी सॉफ्ट लैंग्वेज में भी ऐसी बातें नहीं हुई थी जो उन लोगों ने मुझे, मेरे दिमाग में ये बुढ़ा बाजू में बैठ के, मुझे समझ नहीं आता था वो मेरा रेप कर रहा है, दिमाग से, आंखों से, शब्दों से मेरे कपड़े उतार रहा है। अब जब वो बात मुझे समझ आती है, याद जाती है मेरी मेमोरी में, तो मेरे से इतनी गंदी गंदी बातें घंटों घंटों तक करता रहता था दिमाग में, और बोलता था हम तेरी शादी कराते हैं तो बच्चा तो है ना तेरे जैसा नहीं हुआ ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मतलब उन लोगों के हिसाब से मैं बहुत सुंदर थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। मैं बोलूँगी गाइस तो कोई बोलेगा अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही है। जो फैक्ट है वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी वो एरिया में भी मुझे लोग ऐसे ही जानते थे। मैं बहुत फैशनेबल थी, मैं बहुत ही वेल ग्रूम्ड शुरू से रही हूँ। बस जब से छोटी थी मेरे मम्मी पापा ने हम लोगों को ऐसे ही रखा है, अपने सारे बच्चों को अच्छा खाना दिया, अच्छा पीना, अच्छा पढ़ाना। खुद कितना भी सफ़र किए हो, मेरे पापा रात को सिर्फ 4 घंटे सोते थे, 5वें घंटे घर से बाहर होते थे काम के लिए, और रात को वो आते थे 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे। इतने हार्ड वर्किंग थे कि हमने उनको कभी घर पे आराम करते हुए देखा ही नहीं, एक्सेप्ट जब वो बीमार हुए, उनकी क्रूशियल कंडीशन हो गई, कभी पापा को घर पे आराम करते हुए नहीं देखा। हाँ, वो खाना खाने आए तो आएंगे, 10 मिनट नहीं होगी खाना खा के अपने काम पे निकल जाएंगे। कुछ नहीं, हमको कुछ चाहिए तो वो दे देंगे, हमको कुछ चाहिए तो वो भिजवा देंगे। तब तो ऑनलाइन नहीं था ना। मेरे पापा का जो बिजनेस था उसमें 15 लोग काम करते थे, 15 की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पापा की थी।
15 फैमिली के बच्चे से बूढ़ों तक सबको खुश रखते थे। सिर्फ सैलरी नहीं देते थे, सबको फैमिली के जैसे रखते थे। जैसे हम रहते थे वैसे ही उनके बच्चे, ऐसी गुडविल थी। और उनकी मैं बेटी, और इन लोगों का ये था, हमें तो सुंदर बच्चे चाहिए। अगर तो अभी तो मेरी जिससे शादी हुई उसको मैंने तो देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है शायद। ये बुढ़े, ये घूसट, ये हरामी लोगों ने वो अपनी जिंदगी में वहां पे गुलछर्रे अलग से उड़ा रहा है, और ये लोग मुझे यहाँ पे मेरा मेंटली रेप कर रहे हैं। तुझे हमने देखा, मेरी स्किन गाइस देखो ना, कागज के जैसी थी। मैं बहुत ही अच्छी डांसर थी, बहुत पॉपुलर नाम था मेरा। मतलब आप समझ सकते हो लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ ना, मैंने किसी को जाके बोला है। लेकिन अगर 2 लोग बात करेंगे तो लड़की के बारे में बात होगी तो वो 2000 में फैल जाएगी। तो ऐसी बात थी, और इन लोगों ने मुझे अपने घर में रख लिया था। दिन रात एक ही बात करते थे, वो भावना, वो संजय, और ये गंदी बातें, गंदी बातें, गंदी बातें, गंदी बातें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे वहाँ से जाना था। मैं मम्मी को बोलती, मैं और मम्मी भी बात नहीं कर सकते थे उनके घर। मेरी मम्मी को नीचे बिठाया जाता था। उनका एक फ्लोर था, हालांकि वो घर भाड़े का था उनका। मैं बताऊंगी गाइस इसके बारे में, याद रखना, उसका घर भाड़े का था और उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1 महीने का भाड़ा भर सके। पर उनके शौक बहुत बड़े बड़े थे। मुझे ऊपर बिठा के रखती थी वो भावना और संजय, और मेरी मम्मी को नीचे। हम दोनों को भी बात नहीं करने देते थे। मेरी मम्मी को मेरे दिमाग में मेरी दुश्मन बना दिया जाता था। हालांकि हुई नहीं मैं उनके कंट्रोल में, इतनी नहीं हुई, पर हाँ इतनी हुई कि मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी यार शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मैं बोलती थी तो मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया ही नहीं। मैंने उनके सामने कोई डिमांड रखी ही नहीं। तो जब मैं ये बोलूँगी तो मेरी मम्मी को तो ऐसा लगेगा कि मैं खुश हूँ। वो कुछ नहीं बोल पाती थी। उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला कि नहीं बेटा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बहाना बना दूंगी, थोड़ा टाइम ले ले, सोच ले, दूसरे अगर तुझे शादी करनी है दूसरे रिश्ते देखेंगे, फिर तू डिसाइड करना। पर मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी गाइस। इन लोगों ने मुझे इतना कंट्रोल कर दिया और मेरा हर तरीके से जीना, सिचुएशन ऐसी कर दी कि हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि मुझे दुनिया में सिर्फ वही अच्छे लगने लगे। याद मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उन लोगों ने हमारे सारे रिश्तेदारों को मेरे नाम से, मेरी मम्मी के नाम से जाके ये बताया कि हम लोग चाहते हैं कि अब वो लोग हमसे कोई रिश्ता ना रखे, हम उनसे रिश्ता रखने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब जो भी होगा हम देख लेंगे, हमारे लिए आप लोग मर चुके हो, ये बातें कर दी थी। और सारे रिश्तेदार जो मैं बोल रही हूँ ऐसे गायब, वो तो वैसे भी होने थे, पर जो मामा थे, जो मासी थे, जो हमारी क्लोज एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसमें जो 2-4 लोग थे ना, उन लोगों ने भी मुंह फेर लिया, क्योंकि उन लोगों को वो बड़े बूढ़े हैं। तो आप देख सकते हो जनरेशन गैप, इतनी जल्दी चेंज। उन लोगों को ये लगा अच्छा अब ये ऐसा बोलने लगी तो ये चेंज हो गई। उन लोगों को लगा अब हम बोलने जाएंगे तो हमारी इज्जत का क्या। जवाबदारी नहीं दिखी, किसी ने ये नहीं सोचा कि बच्ची उसको बात करेंगे, उसको समझाएंगे, उससे पूछें, मेरी मम्मी से पूछें, कोई नहीं आया। और शायद वो उनकी जगह पे थोड़े से सही हो भी सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के मुंह में इतना जहर है भरने को, जो मेरे पीछे भर के आए। जो इम्पैक्ट मुझे दिखी सिर्फ इतना ही था कि मेरे आसपास सिर्फ जब तक शादी नहीं हुई तब तक सिर्फ इनके 50 लोग, जो 25-50 लोग थे, वो ही दिन रात घूमते थे, एक ही बात करते थे, एक ही चीज़ों पे बात होती थी। गंदी 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 हरकतें, गंदी बातें, वल्गर बातें, यही सब बातें चलती थी गाइस।
मेरी मम्मी को जब मैं बोलना भी चाहूँ तो ये लोग बात नहीं करने देते थे। ना मेरी मम्मी मुझसे बात कर सकते थे, उनको तो मुझसे भी ज़्यादा, मुझे तो फिर भी कुछ कभी बटर मक्खन लगा देते, क्योंकि मुझे लेके जाना है ना। मैं उनके हाथ से निकल गई तो मुझे तो कभी बटर, लेकिन मेरी मम्मी को तो इतना ह्यूमिलिएट करते थे, इतना दबाते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी बेटी को सेट नहीं होना देना चाहती हो, तुम्हारी बेटी का कमाई खाना चाहती हो, इसलिए तुम उसकी शादी नहीं करना चाहती हो। ये सब बातें उन्होंने समाज में फैला, मेरी मम्मी को टॉर्चर कर दिया। जिस बात का मुझे मेरी शादी के कई महीनों बाद पता चला वहाँ पे किसी और रिश्तेदार से, मेरी मम्मी ने तो आज तक मुझे बताया नहीं, क्योंकि जब मैं 2010 में यहाँ पे आई तब ये सब में उलझ के रह गई। हम दोनों की घर में भी बात, आके भी बात करने की सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं कहीं पे भी जाती, पुलिस स्टेशन या वकील या कुछ भी, तो हर जगह मुझे सुबह बुलाते 8 बजे से रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बिठा के रखते, जब तक उन लोगों को घर नहीं जाना है, जब तक उन लोगों को थकान नहीं हो जाती। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना।